फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स जो है, स्पेलिंग ठीक लिखा है? कौन सी फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, पता है? एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। 1896 के बाद की जो फिजिक्स है ना, उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। 1895 के बाद की। इसमें इसको हम आइंस्टाइन फिजिक्स भी बोलते हैं। इज आल्सो कॉल्ड एज द आइंस्टाइन फिजिक्स। आपको पता होना चाहिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में जो थ्योरी दी थी, जिसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, दैट कम्स अंडर मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, ये मॉडर्न फिजिक्स है, तो फिर और कौन सी फिजिक्स होती है? एक फिजिक्स और होती है, उसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिकल फिजिक्स। अब ये क्लासिकल कौन सी हुई? जैसे क्लासिकल मूवीज होती हैं या क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, ये 1895 से पहले वाली फिजिक्स है। कितनी पहले? बहुत पहले। 1665 में न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, दैट कम्स अंडर क्लासिकल फिजिक्स। और इसी क्लासिकल फिजिक्स को इसीलिए न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं। तो ऐसे इन दो साइंटिस्ट का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, उसके बेसिस पे फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज क्लासिकल, द अदर इज मॉडर्न। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम आपके सिलेबस के हिसाब से देखें तो आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। वन इज ड्यूल नेचर। पहला हम बात करेंगे इसी की, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ड्यूल नेचर ऑफ matter and radiations, and this unit will give you board exam में 4 marks। इसके बाद हम एक और यूनिट है जिसमें बात करेंगे अबाउट एटम एंड न्यूक्लियस। पहले ड्यूल नेचर की बात करते हैं। अच्छा, ये ड्यूल नेचर क्या हुआ? मैटर तो पता है, मास। रेडिएशंस मींस एनर्जी। एक्चुअली ये मैटर और रेडिएशंस जो है ना, एक ही एंटिटी की दो फॉर्म्स हैं। ये आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन, इसीलिए ये आइंस्टाइन इज फेमस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस दिया था। हम इस चैप्टर में उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं, इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर में, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन छोटा सा चैप्टर है, 4 और 5 डेज, आप मैक्सिमम ये वाला वीक लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें ड्यूल नेचर क्या हुआ? फिर डबल नेचर। जैसे हम लाइट के बारे में अगर पढ़ते हैं ना, तो ऑप्टिक्स में बड़े सारे फिनोमिना ऐसे हैं जिनको एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर होती है, लेकिन यहां पर हम लाइट की एक और नेचर पढ़ेंगे जो वेव ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वेव नेचर के बेसिस पे नहीं की जा सकती। लाइट की या इनफैक्ट मैटर की भी ड्यूल नेचर है। वो क्या है? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह। इस चैप्टर में पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। देखते हैं कि इस पार्टिकल नेचर को हम कैसे एक्सप्रेस करना है और इसके बेसिस पे क्या फिनोमिना है जो जस्टिफाई करेगा इसको। ये जो लाइट की पार्टिकल नेचर है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
पार्टिकल्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं। ये जो लाइट पार्टिकल्स हैं, इन लाइट पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं। The light particles are called as photons, the particles which form the light. ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है वो फोटॉन्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे वेव नेचर में हम बात करते हैं, ये वेव है, तो पार्टिकल नेचर हुआ ये 1 2 3 ऐसे। डिस्क्रीट मतलब काउंटेबल, कॉन्टिन्यूस होता है। ये ऐसे लाइन बनाऊंगा, ये कॉन्टिन्यूस लाइन है, ये डिस्क्रीट लाइन है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं पहले, जिससे हमें पता चलेगा कैसे एक्सप्रेस करना है। फोटॉन की एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज E इक्वल टू mc²। इसको बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। और इसी एनर्जी को, फोटॉन की एनर्जी को E इक्वल्स टू h न्यू से भी एक्सप्रेस किया जाता है। इस एक्सप्रेशन में ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। E तो एनर्जी है, m इज कॉल्ड एज मास, नहीं, m इज कॉल्ड एज काइनेटिक मास। ठीक है, ये फर्क है बेटा। जब हम न्यूटन फिजिक्स बोलते हैं, पढ़ते हैं ना, तो वहां मास ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ काइनेटिक मास और रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट है। मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और अगर हम लिखें E इक्वल्स टू h न्यू, तो E इक्वल्स टू h न्यू में E तो एनर्जी है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और h क्या है? ये आइंस्टाइन ने दिया, ये मैक्स प्लैंक ने दिया। h इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड है इसका वैल्यू। क्या है ये h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इन दोनों को दोनों रिलेशंस को इक्वेट करें, तो हम फोटॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं बाय इक्वेटिंग दीज रिलेशंस। क्योंकि ये भी उसी फोटॉन की एनर्जी है, ये भी उसी फोटॉन की एनर्जी है, सिर्फ उनको अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पे ये दो इक्वेशंस दी। सो इफ वी इक्वेट देम, we write therefore mc² equals to h nu। ठीक है, there is a basic relation c equals to nu lambda। तो nu की जगह लिख सकते हैं c/λ, यहां पर डालूंगा। therefore I can say that mc² is equal to h into c/λ। ठीक है, ये c और c कट जाएगा, लैम्डा का उधर ले जाओ, आपके पास ये लैम्डा क्या बनेगा? एक c कटेगा, h/mc। इसी को बाद में हम डी ब्रोगलीज वेवलेंथ भी बोलते हैं। तो जब भी कोई फोटॉन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना बेटा, क्योंकि फोटॉन तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो जब भी फोटॉन की स्पीड की बात करेंगे हम c ही यूज करते हैं। फोटॉन्स ट्रेवल with the speed of light। लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, which is in free space the speed of light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा जो फोटॉन है, फोटॉन कभी रेस्ट पे नहीं होता है, और अगर कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका मास 0 होगा। इसलिए ये बोलते हैं हम कि जो रेस्ट मास है फोटॉन का, वो 0 होता है। द रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन इज ऑलवेज 0। इसको भी आइंस्टाइन ने प्रूव किया। हमारे पास एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है which says that m equal to m0
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, m इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। पहले इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं ये क्या है। इस एक्सप्रेशन में ये जो m0 है इसको बोलते हैं बेटा जी रेस्ट मास, ये जो m है इसको बोलते हैं काइनेटिक मास। v हो गया स्पीड ऑफ, क्योंकि ये एक्सप्रेशन फोटॉन के लिए नहीं है, ये तो किसी भी पार्टिकल के लिए है। रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक मास ऑफ द पार्टिकल, v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल जिससे वो मूव कर रहा है, एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस एक्सप्रेशन की थोड़ी सी मैनिपुलेशन करें आप, यू विल सी m0 आएगा m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एंड फॉर ए, अगर ये तो जनरल आ गया, फॉर ए फोटॉन v इज इक्वल टू सी। फोटॉन के लिए v और c बराबर, तो जब आप इस v की जगह c लिखोगे तो m0 बनेगा m इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड देन दिस रूट c बाय c इज 1। तो 1 माइनस 1 हो गया 0, इसलिए बेटा m0 कितना बना, आई थिंक मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। ठीक है, m0 0 आने का मतलब है ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं होगा। रेस्ट में नहीं होगा मतलब फोटॉन नेवर एग्जिस्ट एट रेस्ट, मींस उसका जो रेस्ट मास है वो 0 है। फोटॉन का मोमेंटम अभी आपको बताया, लैम्डा वेवलेंथ बता दी मैंने आपको। मोमेंटम ऑफ फोटॉन देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है ना छोटे छोटे, देखो व्हेन इट इज ए 4 मार्क्स यूनिट, इसका मतलब आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप स्किप नहीं कर सकते कोई चीज। ये बड़ा मुश्किल होता है छोटे यूनिट को कंप्लीटली तैयार करना, छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। ऐसे कोई बड़ा यूनिट होता पता है कि इसमें से कूलम्स लॉ का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो ठीक है कूलम्स लॉ कर लेंगे तो उसमें से हो जाता है, बट यहाँ आपको हर माइन्यूट चीज को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जैसे हम वेवलेंथ की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके पास मोमेंटम होता है, तो फोटॉन के मोमेंटम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इन जनरल किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक मास की ही बात करेंगे क्योंकि मोमेंटम होता ही मोशन में है। अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मोमेंटम के एक्सप्रेशन में जो m है वो हमेशा काइनेटिक मास होगा। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है कि अगर हमें मास नहीं पता है, क्या हम तब मोमेंटम निकाल सकते हैं? मान लो एनर्जी दी हुई है, वी नो E इक्वल्स टू m इंटू सी स्क्वायर। अगर E जो है m इंटू सी स्क्वायर है तो बेटा यहां से हम बोलेंगे m इज इक्वल टू E बाय सी स्क्वायर, इसमें डाल दिया तो P क्या बना, E बाय सी स्क्वायर इंटू सी। इट मीन्स P इज इक्वल टू E बाय सी। ये भी मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में, किसी क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ फोटॉन गिवन है, आप उसको लाइट की स्पीड से डिवाइड करो, आपको मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी तो हमेशा ही है, बट एनर्जी बाय स्पीड भी मोमेंटम होता है। ठीक है, अब मैं अगर यहीं से स्टार्ट करूं, P इक्वल्स टू E बाय सी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E तो h न्यू है ना? तो ये देखना इधर, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, सो व्हाट इज न्यू बाय C? C उधर शिफ्ट, लैम्डा इधर, 1 बाय लैम्डा।
तो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अगर हमें किसी फोटॉन की वेवलेंथ दी है तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ भी मोमेंटम होता है। ये एक्सप्रेशन हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, जब तक हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तभी हम इनको यूज करेंगे। जब हम न्यूटन फिजिक्स बोलते हैं ना, तो मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है, और उसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा। बट यहाँ हम मोमेंटम को एनर्जी से, वेवलेंथ से भी रिलेट कर लेते हैं। मान लो किसी फोटॉन के वेवलेंथ दिया हुआ है और बोला मोमेंटम फाइंड करो, तो आप बोलो मोमेंटम कैसे निकालें वेवलेंथ से, तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, जैसे ये सी और एच यहाँ फिक्स है बेटा। सी एच इज 6.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 34 जूल सेकेंड, और सी जो है वो है 3 इंटू 10 रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों चीजें फिक्स हो गई, ठीक है। तो जब आप एनर्जी को सी से डिवाइड करोगे तब भी मोमेंटम मिलेगा, और जब आप प्लैंक कांस्टेंट से वेवलेंथ को डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना अगर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो। सिंपली अगर आपको मास दिया है तो फिर तो ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, एनर्जी बाय वेलोसिटी या प्लैंक्स कांस्टेंट बाय वेवलेंथ। ये जो फोटॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की तरह नहीं है। इलेक्ट्रॉन का भी रेस्ट मास होता है, प्रोटॉन का भी रेस्ट मास होता है, उनके पास चार्जेस भी हैं, बट फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दैट मीन्स no charge, no mass. A photon at rest carries no mass, and obviously इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब इसमें चार्ज भी नहीं है। क्या है फिर ये एनर्जी है। और हम इस एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्मॉल ई कैपिटल वी लिखते हैं बेटा, जोल में नहीं लिखते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और मॉडर्न फिजिक्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV लाइक दिस। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट, और कूलम इंटू वोल्ट जो है उसको हम जोल बोलते हैं। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 जोल हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हुआ? 1.6 इंटू 10 रेज पर माइनस 19 जोल। समटाइम्स बिट बिगर यूनिट, 10 raised per 3 electron volt. (1.6 into 10 raised per minus 16 joule. 1 million या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 raised per 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so that is 1.6 into 10 raised per minus 13 joule. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी यूज इन मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन एमिशन बेटा क्या होता है? किसी भी मेटल से the process of ejection of electrons from the metal.
the process of ejection of electrons from a metal surface, from the surface of metal, is called as electron emission. Why metals? क्योंकि metals में electron जो है वो large number of electrons are available. Suppose कर लो ये metal की sheet है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ऐसे अगर बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे इसको हिला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों नहीं गिर रहे? आल्दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, देखना बेटा। सपोज ये कोई मेटल का पीस है एंड समहाउ क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिर ही गया नीचे, या इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है। ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहां से छूटता है ना, मेटल तो न्यूट्रल है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी एंड दैट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा। किसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश भी करता है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो बन जाता है इलेक्ट्रॉन के जाने से उसको वापस पुल कर देता है। इसलिए किसी भी मेटल पे हमेशा एक सरफेस बैरियर होता है। सरफेस बैरियर मतलब इस सरफेस के ऊपर एक बैरियर जैसा है, इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बैरियर उसको वापस खींच लेता है, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं उसको। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है तो वो इतनी दूर चला जाना चाहिए कि इस बैरियर को ओवरकम कर ले, इसके फील्ड से बाहर निकल जाए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, या उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसके लिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है बेटा? उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क फंक्शन, द मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी? द मिनिमम energy required to eject electrons from the surface of a metal। कम से कम कितनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को देंगे ताकि हम वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा सकें, इज नाउन एज वर्क फंक्शन। The minimum energy required to eject electrons from the surface of metal। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में देनी है उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एमिशन की टाइप्स। देखो, देयर कैन बी टाइप्स क्या है फोटो, एक थर्माइनिक एमिशन होता है बेटा। थर्मल क्या हुआ? हीट देना है, किसी मेटल को हीट करें, हीट करने से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो सरफेस बैरियर को तोड़ के चला जाए, तो उस एमिशन को थर्माइनिक एमिशन बोलते हैं। और इस थर्माइनिक एमिशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए ना, उनको थर्मल इलेक्ट्रॉन्स या थर्माइन्स बोलते हैं। और कैसे कर सकते हैं? थिंक अबाउट ए सिचुएशन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, बोलो। फील्ड एमिशन, जब एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग पता है? 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी मेटल के क्रॉस लगाएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं उनको हम। तीसरा है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी तो है नहीं, सेकेंडरी क्या है? देखो, ये कोई मेटल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ फ्री, बट सरफेस बैरियर की वजह से वो बाहर नहीं आते। क्या होता है, हम किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, इतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है कि खुद तो चला गया बाहर, साथ में इसको भी ले गया। ठीक है, ये पार्टिकल घूम रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, उधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसको हिट किया, उसको जैसे प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं तो उसको भी फ्री करते हैं,
तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन तो ये था ही, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसको सेकेंडरी एमिशन भी बोलते हैं हम, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो इस चैप्टर का सिलेबस में भी है और जो एक्सपेरिमेंटल भी जिसको हमने करना है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आपका सिलेबस इस चैप्टर का यहाँ से स्टार्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो का मतलब है लाइट, आप पढ़ते हैं बायो में भी फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable intensity falls on it। अब ये 1-to-1 प्रोसेस है बेटा। 1-to-1 क्या मतलब हुआ देखो, सपोज ये मेटल है कोई एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होने के लिए रेडी हैं बट सरफेस बैरियर के कारण फ्री नहीं हो रहे। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोटॉन्स फॉल करें, फोटॉन्स मतलब एनर्जी, लाइट फॉल करे। लाइट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है विजिबल लाइट, इट कैन बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आल्सो, ठीक है। अगर ये रेडिएशंस इनके ऊपर फॉल करेंगी तो इन रेडिएशंस मतलब एनर्जी, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इसलिए बोलते हैं कि फोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है। लेटर ऑन ये डिवाइस बन जाएगा आपका, ऐसा डिवाइस जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमें सेल या बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइट फॉल कर रही है, एप्लीकेशंस देखेंगे बाद में, लाइट फॉल कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, लाइक सोलर सेल, आपको पता है सोलर सेल में यही होता है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल इंटेंसिटी या एनर्जी। क्योंकि अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और जो फोटॉन फॉल किया उसकी एनर्जी 1 वोल्ट है, वो नहीं उसको कर पाएगा। मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। अभी वर्क फंक्शन में क्या बताया कि कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए उसको निकालने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, बराबर है तब भी नहीं होगा, वो भी बताऊंगा कैसे। बेटा ये जो एनर्जी है ना फोटॉन की, ये जो फोटॉन की एनर्जी h न्यू है, बेसिकली दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर 2 पर्पसेस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करना है, समझना ध्यान से। मान लो कि इलेक्ट्रॉन के पास पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और फोटॉन जो भेजा उसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ ले आएगा, बस वो फील्ड से बाहर तो गया ही नहीं, सरफेस बैरियर के कारण वापस आ जाएगा। इस एनर्जी को 2 काम करने हैं। जो लाइट फॉल करेगी मेटल सरफेस के ऊपर, कौन सा मेटल जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इट इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर 2 पर्पसेस। वन, कि एक तो इसको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करना है, और दूसरा जब मेटल एमिट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ मेटल से, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन मूव करके फील्ड से बाहर चला जाए। इस इक्वेशन को, इस लाइक ये जो स्टेटमेंट है, इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखे ना, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन है कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है इट इज यूटिलाइज्ड फॉर 2 पर्पसेस। दिस इज आइंस्टाइन्स photoelectric equation. It says that the energy of photons
is utilized for two purposes. Number one, providing work function, and number two, providing kinetic energy to the emitted electrons. अगर वर्क फंक्शन प्रोवाइड किया तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए. तो वी कैन से कि अगर जो लाइट फॉल कर रही है, जो फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, उन फोटॉन्स की एनर्जी अगर E है, देन इट इज इक्वल टू phi प्लस हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का तो हमेशा ये रिलेशन है. इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. E इक्वल्स टू h न्यू, यहां लिख सकते हैं हम E की जगह h न्यू, एंड phi इज इक्वल टू h न्यू जीरो. देखना ध्यान से, ये भी तो एनर्जी है. तो कोई भी एनर्जी जो है, एनर्जी क्वांटाइजेशन सेज एनर्जी की कुछ भी वैल्यू h का मल्टीपल होता है, h और फ्रीक्वेंसी. अगर ये मिनिमम एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गई. इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आपने टर्म सुनी होगी केमिस्ट्री में भी, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मैं आपको इसका डेफिनेशन भी दूंगा अभी, पहले हम यहाँ इक्वेशन कंप्लीट करते हैं. देयरफॉर h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर. न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड क्या होता है? बाउंड्री. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतनी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ही इमिशन होगा. यहां से जस्टिफाई करेंगे कि इमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है. देखो यहीं से देखिए 1/2 mv स्क्वायर क्या बना, h न्यू माइनस h न्यू नॉट. और अगर आप h को कॉमन ले लो, हाफ mv स्क्वायर बनेगा h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. ठीक है. अगर न्यू और न्यू नॉट बराबर है तो 1/2 mv स्क्वायर क्या हुआ? जीरो हुआ. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उनके पास काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है. तो जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी, दे विल अगेन फॉल इनटू द सरफेस पोटेंशियल. तो क्या इसको बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हुआ? नहीं हुआ. ठीक है. एमिशन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए. दूसरा, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना. और बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, ये भी तो एक पॉसिबल सिचुएशन नहीं है. काइनेटिक एनर्जी में कोई ऐसा फैक्टर है ही नहीं जो उसको नेगेटिव बना सके. 1/2 m हमेशा पॉजिटिव, v नेगेटिव हो सकता था बट ये v स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता. इसलिए अगर कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो भी एक सोल्यूशन नहीं है. तो इस सिचुएशन में भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो नहीं होगा. इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, बड़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव. सो क्या बोलेंगे? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तभी होता है
जब frequency of the incident radiations is greater than threshold frequency of the metal. ठीक है, when the frequency of incident radiations is greater than the threshold frequency of the metal. So it is like this. देखिए, phi is equal to h nu naught. क्या बोला हमने? न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. फिर एक और रिलेशन है c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, जिसके बेसिस पे बोलते हैं न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं h c बाय लैम्डा 0, क्योंकि c तो c है, c0 या c1 c थोड़ी होता है, ये तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. इसका ये मतलब है कि देखो, वेवलेंथ के केस में रिवर्स हो गया. कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ज्यादा से ज्यादा कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं. द मैक्सिमम वेवलेंथ above which photoelectric emission is not possible is called as threshold wavelength. The minimum frequency below which photoelectric emission is not possible is called as threshold frequency. ठीक है, अब कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखिए. बेटा, हमारे जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन अल्कली मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है ना, इन अल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन जो है दैट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.98 2 is approximately 2 electron volt. 1.98, 2.1, 2.2 ऐसे. और हमारी जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट आपको पता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, वॉयलेट, रेड, ये तो पता है ना. विजिबल लाइट के हमें अगर वेवलेंथ पता तो हम एनर्जी निकाल सकते, इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. विजिबल लाइट की जो एनर्जी होती है बेटा वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है. दो चीजें बताई, अल्कली मेटल्स का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से के बराबर है ऑलमोस्ट, लेकिन जो विजिबल लाइट है उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी ज्यादा ही होती है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर विजिबल लाइट किसी अल्कली मेटल के ऊपर फॉल करेगी तो एनर्जी ज्यादा है ना उसके वर्क फंक्शन से, तो वो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा. द अल्कली मेटल्स शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन व्हेन एक्सपोज्ड टू विजिबल लाइट. नॉर्मल सनलाइट के सामने रख देंगे अल्कली मेटल, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से एमिट होंगे. ठीक है, द अल्कली मेटल्स कैन शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट even when exposed to visible light. But the other metals can show photoelectric effect only when exposed to UV light. You know, जो UV लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विजिबल. ऐसे था ना हमारे पास, अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, उससे कम है माइक्रोवेव्स की, उसके कम है इंफ्रारेड की, उससे कम है विजिबल की, उससे कम है यूवी। तो वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही है। तो जब यूवी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू विजिबल, तो ऑब्वियसली बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने पहला एक्सप्रेशन क्या लिखा आज, E इक्वल टू एच न्यू। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो जितने भी मेटल्स हैं उन सबका वर्क फंक्शन जो यूवी रेडिएशन की एनर्जी है उससे कम ही है। इसलिए यूवी रेडिएशन किसी भी मेटल पे फॉल करें, अल्कली पे भी करें चाहे, वो तो वैसे भी कम है, तो किसी भी मेटल पे फॉल करेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। लेकिन अगर विजिबल लाइट प्लेटिनम पे फॉल करे विच इज नॉट अल्कली मेटल, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। विजिबल लाइट से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन तभी ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन इट फॉल्स ऑन ए अल्कली मेटल। ठीक है, इसको पढ़ो, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।